हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है भाई सबके? सब बने बने ना? चलो, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमने राउल्ट लॉ से रिलेटेड फैक्ट्स और सब कुछ कंप्लीट अभी तक कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करने जाएंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, इस चैप्टर का ना सबसे बड़ा और सबसे मजेदार सेगमेंट है। ठीक है, क्या करना है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पहले वो जान लो, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उस चीज पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। हिंदी में इसका नाम है ना अणु संख्यक गुणधर्म। हिंदी में ना बड़ा अच्छा होता है, नाम से ही क्लियर हो जाता है। अणु संख्यक मतलब जो प्रॉपर्टी अणुओं की संख्या पे डिपेंड करे। अब किसके अणु, किसके मॉलिक्यूल? तो याद रखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब डेफिनेशन ही प्यार से बन जाएगा कि प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स on the number of solute particles। जो solute particles की नंबर पे डिपेंड करे ना, कहां? इन सॉल्यूशन ना, इन सॉल्यूशन, irrespective of their nature। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, उससे कोई लेना देना ना रखे नेचर से, ऐसी प्रॉपर्टीज को आप किस प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करोगे बच्चों? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक दो लाइन है, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर से रिलेटेड है, इसीलिए जब भी हम इसका डेरिवेशन बनाए ना, चार प्रॉपर्टी पढ़नी है हम इसको, सभी के सभी के डेरिवेशन का जो लास्ट टर्म आएगा ना, वो हमेशा आप सॉल्यूट पार्टिकल का ना मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे होंगे, क्योंकि सॉल्यूट पे डिपेंड करना है इसको। सॉल्यूट के नेचर से इसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? कितने टाइप में क्लासिफाई होता है? तो याद रखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी बुक में है, वो चार टाइप की होती हैं। पहला आता है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, वेपर प्रेशर याद रखना ना, रिलेटिव लोअरिंग है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर कर देते हैं, बट रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब इसको किसी चीज के रिलेट में कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो रहे, ये उसके रिस्पेक्ट में, ये उसके रिलेशन में, स्पीड है, स्लो है, तब तो जस्टिफाई कर पाओगे ना। दूसरा आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में नाम देंगे क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेट करना। लिफ्ट ऊपर जाती है, इसलिए तो एलिवेटर का नाम रखते हैं लिफ्ट को, तो वो इंक्रीज करना, एलिवेट करना। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगा प्यारे बच्चों, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो सर्द गर्म दोनों हो रहा है, कभी गर्मी लगेगी कभी ठंडी भी लगने वाली है, मजा आने वाला है। ठीक है, और द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये चारों प्रॉपर्टी को काफी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इनसे आपके बोर्ड एग्जाम में या नीट में या जेई में न्यूमेरिकल्स आएंगे, और ये न्यूमेरिकल्स आपसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मुलेटिक न्यूमेरिकल्स हैं, किसी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोनस जोन वाला हाल है। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ना। जब हम पहले स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हमारा फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और वो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ध्यान देना ना, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लाया जाता है ना, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन के लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वैलिड रहेगा, ना किसी सॉल्यूट और ना किसी सॉल्वेंट, ऐसा नहीं सोचना ना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा है मतलब उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं होगी, उसमें बात होगी पूरे सॉल्यूशन की। ठीक है,
तो रिलेटिव लोअरिंग ये वर्ड क्या है, तो आप पहले तो इसको पढ़ने से पहले छोटी मोटी बातें और समझिए। लास्ट क्लास में या पीछे क्लासेस में मैंने ये बताया है कि अगर मान लीजिए मेरा वोलेटाइल सॉल्यूट है और उसको सॉल्वेंट में डाल रहे हो, सॉल्वेंट तो पहले से लिक्विड मानते हो, ठीक है, हमेशा इस चैप्टर के थ्रू आउट अगर देखना है तो समझ लेना। तो किसी वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप लोग सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो वो क्या करता है, वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि भैया दोनों के दोनों वेपर फॉर्म करेंगे और थ्रू आउट द वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा। पर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहता था और जब आप उसको सॉल्वेंट में ऐड करते थे तो आपने ये नोटिस किया था कि अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता था, घट जाता था। तो यहां पर मैं बस वही लाइन लिख रहा हूं, when we add a non-volatile solute, ऐसा सॉल्यूट जो वेपर फॉर्म ना करे in any solvent, the amount of vapor pressure decreases. Amount of vapor pressure decreases. बस समझ में आया? किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वाटर वेपराइज हो रहा है, वो प्योर है बिना सॉल्वेंट, और जैसे ही मैंने उसमें मैगी डाला, मतलब मैगी एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ पूरा वेपर गायब हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के अंदर जाते ही उसके वेपर प्रेशर को क्या कर दिया, घटा दिया। क्लियर ये बातें? अब प्यारे बच्चों, आप लोगों ने राउल्ट लॉ तो पढ़ा था, ठीक है? अगर मैं राउल्ट लॉ को यहां लगाऊं, एक बात जान लेना ना, राउल्ट लॉ हमेशा कब के लिए लगता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अभी वो केस भी यूज करना पड़ेगा। तो राउल्ट लॉ के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट आता था, दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर बनना रहता है सॉल्यूशन को। जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसको ए से रिप्रेजेंट करना ना, वो ए क्लास का आदमी है, और जो सॉल्यूट है थोड़ा कम रहता है, इसलिए वो बी क्लास का आदमी बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आता था वो एक्चुअल में क्या आता था, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू उसका क्या आता था, मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट आता था वो क्या आता था, प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी अभी पढ़ा है कि किस टाइप का आप लोग सॉल्यूट कंसीडर कर रहे हो, तो आपको साफ साफ दिख रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लिया है तो इतना तो आप सब लोग समझ गए कि इस दफा प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, जीरो, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कुछ वेपर बनाएगा ही नहीं, और अगर वेपर ही नहीं बन रहा तो वेपर प्रेशर क्या, आत्मा घूम के आ जाएगी उसकी, नहीं आ सकती ना। तो यहां से आप समझ गए कि उसका अगर सॉल्यूशन के अंदर भी कंसीडर किया जाए, ये जो पीबी और पीए लिखता हूं ना, ये सॉल्यूशन के अंदर की बात है ना, सॉल्यूशन बनने के बाद कितना पार्शियल प्रेशर आ रहा है उसको पीए और पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मतलब सॉल्वेंट का, बी मतलब सॉल्यूट का। तो ये वाला पार्ट अभी ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जैसे ही आप लोग पी नॉट बी की वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो इंटू कुछ भी करने से क्या आ गया, जीरो। तो अगर मैं टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर चाह रहा हूं, ध्यान देना ना, तो वो क्या होने वाला है, पीए प्लस पीबी। बिकॉज यहां पीबी की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो, इसीलिए क्या आ गया, डायरेक्टली टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। ये अपने आप में एक लाइन बन गया, समझ में आई कि पीएस सीधे सीधे किसके इक्वल आ रहा है, पीए के, और वो क्या किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए एक्स ए के। ये किसके इक्वल था, पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल था। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट लाइन बन गया, मान लो ये इक्वेशन नंबर हो गया मेरा 1, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन दोनों लाइनों को फिर से लेके चल रहा हूं ना, पीए इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा, पी नॉट ए एक्स ए, और आप सबको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू हमेशा कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ना उसमें एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, दोनों से ही तो मिलकर सॉल्यूशन बना है। तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट रहते हैं उन सभी कंपोनेंट के इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का सम
हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि x इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी। इसमें भी कोई नाराजगी नहीं है। आप यहाँ ला के पुट कीजिए तो पी ए इक्वल टू मैंने रख दिया पी नॉट ए, एक्स की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं 1 माइनस एक्स बी। एकदम आसान सा डेरिवेशन है। ये मत समझिए कि सर क्या उर्दू फारसी पढ़ रहे हैं, अरे फ्लो करने दो, ठीक है। बस सिंपल सा तो है कि टोटल प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया, और ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर राउट लॉ के हिसाब से इतना होता ही है। अब बस थोड़ा सा एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आप यहाँ देख पाएंगे कि इसका मल्टीप्लाई करा तो दिस इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी इक्वल क्या चल रहा है, पी ए। सिंपल। एक काम करो बच्चों, इसको उधर भेज दो और इस पूरे पार्ट को इधर ला दो, तो आप देख पाएंगे दिस इज पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ये नेगेटिव वाला पूरा पार्ट यहाँ आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ पहले से पी नॉट ए तो था ही माइनस, ये क्या हो गया पी ए। सिंपल। तो यहां से आप लोग एक और नया रिजल्ट ला पाओगे, एक्स बी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कितना आ रहा है मेरा, तो ये आ रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कई बार बच्चों बुकों में आप लोग को पी नॉट ए माइनस पी एस टोटल प्रेशर अपॉन में पी नॉट ए भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो ये बिल्कुल वैलिड है ना, क्योंकि पी ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों आपस में क्या है, बराबर ही तो है। तो कई बार आप लोग को ये इक्वेशन दिख सकता है किताबों में, कई बार ये इक्वेशन दिख सकता है, या कई बार आप लोग को एक ही जगह 1 मान लेगा, क्योंकि मैंने शुरू से सिखाया है सॉल्वेंट को ए मानना या 1 मानना। तो कई बार पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दे दे, तो घबराना नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारा केसी किसके लिए चल रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में टोटल प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आता है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये है मेरे प्यारे बच्चों एक रिजल्ट जिसमें आप लोग क्या ला रहे हैं, ये मान लो रिजल्ट नंबर मेरा क्या है 2 है, और ये रिजल्ट थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं ना, स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है, ये हटा लीजिए। ओके, चलो यहां तक तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। एक्स बी की वैल्यू इतनी आ गई, और ध्यान समझना ना, यहां पर आप लोग ये देखो पी नॉट ए माइनस जो पी ए किया गया। अच्छा, नोटिस करने वाली बात ये है कि पी नॉट ए में से आपने पी ए को माइनस किया है। ये पी नॉट ए क्या है, प्योर स्टेट में ना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पी नॉट ए क्या है, लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा एक दो लाइंस को लिख दे रहा हूं। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट। कहां पे है ये, प्योर स्टेट का है। और पी क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड द सॉल्यूशन ना, इन सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताओ कि जब प्योर सॉल्वेंट में इनिशियली जो वेपर प्रेशर था और उसमें जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि पी नॉट ए की वैल्यू मतलब प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने वाले वेपर प्रेशर से क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया ना। बाद वाला प्रेशर मतलब पीए, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल। तो आप किससे किसको माइनस करेंगे, पी नॉट ए में से पीए को माइनस करना ना, प्योर स्टेट से सॉल्यूशन जो बना है उसके अंदर के प्रेशर को क्या करना, माइनस करना, क्योंकि आपको डाटा कैसा चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, ये जो पार्ट है इसको आप लोग क्या नाम दोगे, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। शॉर्टकट में वेपर प्रेशर लिख दे रहा हूं। आपको जिक्र करना है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो ये एक दीवार है और मैं बोल रहा हूं इस पे छिपकली ऊपर जा रही है, तो ये छिपकली अगर ऊपर जा रही है तो दीवार के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रही है, ठीक है। छिपकली नीचे आ रही है तो दीवार के रिस्पेक्ट में नीचे आ रही है। तो रिलेटिव वर्ड यूज हो रहा है ना। आपको पी नॉट ए माइनस पी जब भी मिलेगा वो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ओनली। हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखना ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये नेचर पे डिपेंड करेगा सॉल्यूट के, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाना है
तो उसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करना पड़ेगा। और रिलेटिव का मतलब ही है किसी के कंपेयर में। तो प्यारे बच्चे जब आप पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए कर देते हो ना, मतलब वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? प्योर स्टेट के रिस्पेक्ट में। अब आप इसको क्या नाम दोगे? ये अब आपका पढ़ाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आया? ये पार्ट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ये पार्ट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप लोग यहां से साफ साफ ये रिजल्ट देख पा रहे हो? ये पार्ट क्या पढ़ाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो किसके इक्वल है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर नोट करके बस मैं ये पॉइंट लिख दे रहा हूं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स या डायरेक्टली इक्वल टू, इज इक्वल टू, सीधे इक्वल ही तो है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन दादा? सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ना, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली इक्वल आया है, ठीक है। अब यहां से एक काम करना, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया है, थोड़ा सा मैं इसको भी रब कर रहा हूं ना, ये नोट कर लीजिए आप लोग साथ में, कर लिए नोट। अब मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे और जरूरत है इसको, ठीक है। आप सबको पता है, वी नो दैट सब जानते हैं, पर सीक्रेट रखना, बताना मत किसी को। क्या जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन आता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, वो एक्चुअल में क्या आएगा? NB अपॉन Na प्लस NB। सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सॉल्यूशन में तो दो ही लोग हैं, A और B, इसलिए उनके मोल्स का सम। सिंपल सी बात है। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने कौन से लॉ को यूज किया था? राउट लॉ। और आप सबको पता है अभी भी राउट लॉ से तो ये पूरा डेरिवेशन बढ़ा था ना आगे। और राउट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन हमेशा सही बोला है कि वो एक हाइपोथेटिकल केस है। अगर आपको एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन बनाना है ना, तो मैंने हमेशा क्या बोला कि आप मान लीजिए 10 लीटर 100 लीटर वाटर ले लीजिए और उसमें एक सिंगल ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड या शुगर केन या कुछ भी डालिए, थोड़ा सा अमाउंट। मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करनी है, अगर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्यों आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर कर रहा हूं? क्योंकि मैं पहले से राउट लॉ को लगा लिया, इसलिए सॉल्यूशन को क्या मान के चलना है? आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ही क्या रहेगा बच्चों? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है, इसका मतलब कि जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल से क्या है? बहुत 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 कम है। भैया सॉल्वेंट आपका 10 लीटर था और सॉल्यूट कितना आया? 1 सिंगल ड्रॉप आया। समझ पा रहे? उसके मोल्स बहुत कम है। मतलब कि Na प्लस Nb, Na की वैल्यू 0.0001 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 1.001 को आप क्या लिखोगे? 1 ही तो लिखोगे ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मतलब अब यहां से Xb की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई Nb अपॉन Na। समझ में आ रहा ना? क्योंकि अगर Nb Na से बहुत छोटा है तो Na प्लस Nb की वैल्यू नियरली किसकी इक्वल ले ली जाएगी? Na की इक्वल ले ली जाएगी। और मेरे हर बच्चे को ये बात पता होती है, क्या पता होती है कि जो नंबर ऑफ मोल्स आता है वो क्या आता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब क्लास 9, उसी समय से तो बचपना थोड़ा सा शुरू, मतलब खत्म होना शुरू हुआ था, ठीक है। थोड़े आप तो सीनियर हो गए थे, रैगिंग वगैरह तो नहीं करते थे ना स्कूल में, गलत बात नहीं। चलो Nb की जगह पे आप लोग क्या रखोगे? दिस इज Wb अपॉन में Mb, ठीक। और नीचे जो Na है उसकी जगह पे मैं रखूंगा Wa अपॉन में Ma। वो Ma पलट के बच्चों कहां आ गया? ऊपर आ गया, ठीक। तो ये पूरा आपका रिजल्ट बना और इस रिजल्ट को आप लोग क्या नाम दे दो? इक्वेशन नंबर 3। इसको मैंने जानबूझ के नहीं रख किया था क्योंकि ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग देख पा रहे हो Xb इसकी इक्वल है और इक्वेशन नंबर 3 में देख पा रहे हो Xb इसके इक्वल है। तो एक काम करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशनों को ना आपस में कोरिलेट करवाऊंगा, कंपेयर करवाऊंगा। तो यहां तक की पूरी चीजें प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर दो, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं, स्पेस चाहिए। हो गया नोट ना? चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक।
तो आप लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब कंपेयर करोगे तो ये जो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो सीधे सीधे किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू बी एम ए अपॉन में एम बी डब्ल्यू ए के इक्वल आ गया। ठीक, यहां से ना मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, और वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। इसलिए जब हम 4 डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, अभी तो पहला पढ़ रहे हैं, चारों में आपको बच्चों हर बार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फाइनल रिजल्ट लाना रहेगा, वही हमारा अल्टीमेट रिजल्ट रहेगा। तो कितना आसान है, इसको यहाँ भेज दो, एम बी यहाँ आ गया, ये पूरा पार्ट उधर चले जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में जो है वो अब न्यूमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी ए की जगह पे आप लोग पी एस भी लिख सकते हो ना, ये बात मैं यहाँ क्लियर करा चुका हूँ। ये अल्टी पल्टी हो गया, और बाकी जो जैसे थे वो ऐसे ही रहना दो, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, डब्ल्यू ए। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब कहीं ना कहीं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट पे डिपेंड करने लगा, उसके अमाउंट पे डिपेंड करने लगा। इसीलिए तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने क्या नाम दिया था, ये है रिलेटिव लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आप लोग नोट करके रखिए। अब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। क्लियर? चलिए बच्चों, तो एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, ऐसे तो दिखने में बड़ा है पर कोई दिक्कत नहीं है, हर सवाल बनता है भाई। डाटा कलेक्ट करो पहले। चलो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और पूरा सवाल तो एक बार ना कभी पढ़े है ना कभी पढ़ना है, एक एक डाटा एक एक लाइन से उठाएंगे। क्या कह रहा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85। मतलब यहाँ पर ना ऐसा है कि मेरा बेंजीन रहेगा और वो किसका रोल प्ले करेगा, मान लो आगे और सवाल पढ़ो तो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड हो रहा है ना इसमें, तो भैया यहां से आप एक बात और समझ पाए, वोलेटाइल है ये, वोलेटाइल सॉलिड। ये किसका रोल प्ले कर रहा होगा, सॉल्यूट का, और बेंजीन किसका रोल प्ले कर रहा होगा, सॉल्वेंट का। समझ में आई बात है? आप देखिए कि आपको बेंजीन अगर सॉल्वेंट बन चुका है तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, मतलब प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता चल चुका है, दैट इज 0.85 बार। दिख गया? आगे बोल रहा है वन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका वेट दिया है 0.5 ग्राम, मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया है, सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या मान लिया, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू दी है 0.5 ग्राम। ठीक, आगे आपसे बोल रहा है इज एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का वेट दिया और बेंजीन अपने आप में क्या है, सॉल्वेंट है, तो भैया डब्ल्यू ए ले लिया मैं, और वो दिया है 39 ग्राम। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन एमए की वैल्यू भी कंसीडर है, वो दिया है अपने आप का 78 ग्राम। इसके साथ लास्ट में देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन भी दे दिया, then the vapor pressure of solution becomes 0.845 बार। मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 0.845 बार। आपसे बोल रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब क्या लाना है, एमडी की वैल्यू। ठीक, तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी अभी, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर का, कि पी नॉट ए माइनस पीए लिखते थे, कई बार मैंने बोला था पीए की जगह पे आप लोग पीएस भी लिख लेना ना, क्योंकि सॉल्यूशन किस में काम कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में उसका कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ अगर सॉल्यूशन का दिया है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर लो, पहले मैं ये बात बता चुका हूँ। इक्वल टू क्या चलता था, एक्स बी, और वो एक्स बी क्या आता था, तो आपने पढ़ा था डब्ल्यू बी एम ए अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहां से फाइनली आपने पढ़ा था एम बी का फॉर्मूला, और वो कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या था, पी नॉट ए अपॉन में पी नॉट ए माइनस पी टोटल इंटू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। आई थिंक सारा डाटा आपको गिवन है,
पी नॉट ए का डाटा आपको यहां से पता चल चुका है, दैट इज 0.845 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी ए करना है ना, ठीक है, या पी एस करना है तो हाँ सॉरी ये डाटा पी नॉट ए की वैल्यू 0.85 है, गलती से मेरे से 0.8 वो लिखा गया था, फिर से पी नॉट ए की जगह 0.85 माइनस 0.845 ये हो गया यहां तक। डब्ल्यू बी कितना है 0.5 ग्राम है, इनटू एम ए दिया है 78 ग्राम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए है हमारे पास प्यारे बच्चों 39, तो ये 39 और ये 78 2 में कैंसिल हो गया, वेरी इजी। यहां पर डाटा आप सॉल्व करना है तो दिस इज 0.85 से 0.845 को माइनस किया गया तो ये 0.05 बचा होगा, इनटू इस 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं और बगल में कितना है 2 तो ये भी कैंसिल हो गया 1 में, ठीक। अब आपको करना क्या रहेगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 85 इंटू 10 की पावर -2 है डिवाइडेड बाई यहाँ 0.045 है, 0.005 तीन डिजिट का हो गया ना, और यहाँ पर देखो तो ये 5 इंटू 10 की पावर कितनी है -3, पलटी मारो ऊपर आएगा, ये सॉल्व करने पे ये हो गया 85/5 इंटू 10 की पावर ये -2 है, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा और 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर +3 आएगा 10 की पावर 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 17 5 जा 85 होता ही है, तो ये आया 17 इंटू 10 मतलब कितना आ गया 170 ग्राम, ये मिला मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमसे सवाल ने डिमांड किया था। तो ये फॉर्मूले अगर आपको दिमाग में रह जाए तो सवाल तो लगना ही लग रहा है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल बिल्कुल फॉर्मुलेटिक रहेंगे, तो आराम से पढ़ो इस टॉपिक को, इस सवाल को नोट कर लो। तो ये एक सवाल फिर से बड़ा प्यारा सवाल है, 3 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज। बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो न्यूमेरिकल ना प्रैक्टिस करते समय मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट डरने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है, उससे ना पूरे गांव के जो भी लोग रहते हैं वो डरते रहते हैं कि उस राक्षस से कौन लड़ेगा, उसको तो मारा ही नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत विशाल राक्षस है। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का आता है और वो नजरिए का फर्क समझना ना, कि वो लड़का बोलता है तुम लोग उससे क्यों इतना डरते हो, तो सबका यही जवाब रहता है देखा है कितना बड़ा राक्षस है, कैसे उससे लड़ पाएंगे, कैसे उसको मार पाएंगे। तो जो दूसरा लड़का रहता है ना वो कितना प्यारा बात करता है, नजरिए का फर्क समझना बच्चों, बड़ा मोटिवेशनल स्टोरी है और ये बाइबल में है, ठीक है। दूसरा लड़का कहता है कि दिक्कत ये नहीं है कि वो बड़ा है, बल्कि उसका बड़ा होना तो फायदा है, आप उस पर जो भी चला के मारोगे ना वो उसको लगेगा। और आप यकीन करोगे ये स्टोरी बाइबल में है और उसमें वो जो दूसरा लड़का रहता है, बिकॉज वो इतना बड़ा है, जो चला के जो फेंक के मारूंगा वो उसको लगेगा, वो उसको गुलेल से मार के मार डालता है। तो यहाँ भी वही हाल है, हमारा जेई का सिलेबस, हमारा नीट का सिलेबस इतना बड़ा है कि हालत खराब हो जाती है ना, 2 साल का प्रिपरेशन लग जाता है तब भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप उससे डर रहे हैं कि सिलेबस इतना बड़ा है, 12th के अगस्त सितंबर में आते आते आधे से ज्यादा बच्चे तो क्विट भी करने लगते हैं, ठीक है, कि हमसे ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस बड़ा है, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट नहीं 3 सब्जेक्ट है, तैयारी नहीं हो पाएगी। बच्चों नजरिया बदलो ना, आप उतना बड़ा सिलेबस है ना तो फायदेमंद है ना, आप जो भी पढ़ोगे ना उस सिलेबस को मारते जाएगा, कम करते जाएगा। आप थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लिए, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप जैसे जैसे उस पर अटैक करते जा रहे हैं ना वो सिलेबस घटते जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सिलेबस पूरी तरह से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट आपको वो अप्रोच रखनी है कि वो बड़ा है करके उससे डर नहीं जाना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा पत्थर डेली फेंकना है। और चलो अब इस सवाल में आ जाओ, अप्रोच पॉजिटिव रखो बेटा, सबसे मस्त चीज है वो। क्या बोल रहे 3 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, ये कम है ये ज्यादा है, तो मैं समझ गया कि जो यूरिया है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, सॉल्यूट का, और जो वाटर है ये किसका रोल प्ले कर रहा है, सॉल्वेंट का। वेरी इजी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आपको पता है किसको ए और किसको बी लेना है। 3 ग्राम यूरिया मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया कितना 3 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग को पता है, यहाँ ई लिखिए सॉल्वेंट के लिए 45 ग्राम। मोलर मास ऑफ यूरिया आपको पता है क्या,
यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इंसान लैब में जो पहला केमिकल बनाया था वो यूरिया था। इसका मोलर मास अगर कंसीडर करोगे तो 60 ग्राम आता है। ठीक, इसका मोलर मास तो बच्चे को पता रहता है, वाटर मतलब H2O 18 ग्राम पर मोल। सिंपल। एक काम कीजिए, आपसे क्या पूछा गया है? रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या हो गया? P नॉट A माइनस PA अपॉन में P नॉट A। रिलेटिव लोअरिंग ये वर्ड है ना, मतलब लोअरिंग कर लो डेल्टा P। ठीक है, ये लोअरिंग हो गया। और रिलेटिव का मतलब प्योर स्टेट से आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसी चीज को ऐसा भी बुक में लिखा रहेगा, टेंशन नहीं लेना। और ये किसके इक्वल होता है? अभी अभी आपने पढ़ा था किसके इक्वल? मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है? दैट इज NB अपॉन Na इंटू Na प्लस NB। वेरी इजी। या कई बार आप लोगों ने अभी अभी एक और डाटा पढ़ा था। क्या डाटा पढ़ा था? क्योंकि हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं और NB को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आपका आता था बच्चों, वो सीधे सीधे आपने पढ़ा था WB इंटू MA अपॉन में MB इंटू WA आया करता था। सारा डाटा तो आपके पास नोन है, बस उठा के पुट करने का काम है। WB की जगह पे मैंने रख दिया 3 इंटू MA कितना है भैया? 18 डिवाइडेड बाई MB कितना है? 60 इंटू W कितना है? 45। सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 3 से ये 15 कैंसिल हो गया, ये 6 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूं। 6 3 जा 18, 6 10 जा। क्लियर? सिमिलरली ये 3 से फिर से कैंसिल कर रहा हूं, 5 जा। तो आप क्या पा रहे हैं? दिस इज 1 अपॉन 50। ये हमारा क्या आ रहा है? P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। यही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा है। तो यहां से आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 1 अपॉन 50 है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.02। क्या कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल है। आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, कितना आसान था। और मुझे लगता है सारे बच्चे इसको पहले ही बना चुके होंगे। ठीक है, चलो बच्चे एक और सवाल हम लोग डील कर रहे हैं, और ये सवाल आप लोग का जेईई मेंस में ऑलरेडी आया हुआ है। तो सवाल पूछते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, एकदम घबराना नहीं है। अरे इतना मजा आता है बनाने देना। वही बोलो ना, सिलेबस को डेली डेली थोड़ा थोड़ा पत्थर मारो, मरेगा ही, तय है, खत्म होना ही होना है और आपको सफल होना ही है। ठीक है, क्या बोला? द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। ठीक है, केवल एसीटोन की बात किया है, इसका मतलब आप समझना ना, ये एसीटोन है मेरा। एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला याद है क्या? CH3COCH3। ठीक, इसका वेपर प्रेशर दिया है, मतलब ये इसका प्योर स्टेट में बात कर रहे हैं ना, तो एसीटोन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना दे दिया है? 185 टॉर। अब आप समझेंगे सर आप इसको डायरेक्टली ये क्यों मान लिए? ये सवाल आगे पढ़ो ना। आगे क्या बोल रहा है? when 1.2 ग्राम ऑफ a non volatile substance was dissolved in 100 ग्राम एसीटोन। तो ये एसीटोन किसका रोल प्ले किया? सॉल्वेंट का, क्योंकि 1.2 ग्राम सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा है ना। तो बगल में हमारा कौन है? एसीटोन यहाँ है, और यहाँ पर हमारे पास कौन है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो डिसॉल्व कर रहा है एसीटोन में। इसको मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा। एसीटोन हमारा क्या हो चुका है? A। एसीटोन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मिल चुका था। आगे और डाटा देखिए, 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट WB मिल चुका है कितना? 1.2 ग्राम। सिंपल। was dissolved in 100 ग्राम एसीटोन, मतलब एसीटोन मतलब A ना, एसीटोन का भी वेट मिल चुका है कितना? वो मिल चुका है 100 ग्राम। और मोलर मास ऑफ एसीटोन तो सबको याद ही रहता है, नहीं तो यहां से कंसीडर कर लो 3 कार्बन, ऐसे ही 36 हो गया, 12 into 3, 6 हाइड्रोजन 42 हो गया, 36 में 6 और ऐड कर दिया 42, और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। टोटल कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 42 और 16, दैट इज 58 ग्राम पर मोल। आगे आपसे बोल रहा है of acetone at 20 degree Celsius, its vapor pressure was 183 torr। मतलब बच्चे समझो, प्योर स्टेट में हमारा एसीटोन था, उस समय वेपर प्रेशर 185 टॉर था। फिर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया मैं। ऑब्वियस सी बात है, जब भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलता है, वेपर प्रेशर में तो कमी आनी ही आनी है। तो अब जो वेपर प्रेशर आ रहा है ना,
उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है। वो किसका वेपर प्रेशर आ रहा है? सॉल्यूशन का। अब मुझे पता है कि इस हमारा जो सॉल्यूशन है पहले से नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, और वो कितना दिया है? 183 टॉर। टॉर बोल ले, पास्कल बोल ले, एटीएम बोल ले, सब अपने वेपर प्रेशर के यूनिट ही होते हैं। आगे आपसे क्या डिमांड कर दिया है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज, बिल्कुल फॉर्मुलेटिव क्वेश्चन। अभी अभी तो पढ़े थे यार, क्या पढ़े थे कि भैया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू क्या लाए थे? एक्स बी, और यही चीज के इक्वल हो गया था डब्ल्यू बी एम ए अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको मोलर मास लाना है, एम बी की वैल्यू, सिंपली सारी चीजें फिर से अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। माइनस पी ए या पी एस जो बोलना चाहो ना, कोई ले सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या है आपस में इक्वली तो चल रहा है, ठीक। इनटू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए, डाटा पुटिंग करना है बस। पी नॉट ए कहाँ है? कहाँ है? हाँ है 185 टॉर माइनस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए 185 माइनस पी ए दिया है 183 इनटू डब्ल्यू बी ये रहा डब्ल्यू बी 1.2 ग्राम, एम ए ये रहा एम ए 58 ग्राम। बस पुट करो, कहानी खत्म होती है। कहीं भी पूछ ले, आईआईटी में पूछ ले, जेईई में पूछ ले, नीट में पूछ ले, ऐसे ही सवाल पूछेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल देगा, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के मॉलिक्यूलर मास का लास्ट में डेरिवेशन ला दिया था। या कई बार मॉलिक्यूलर मास देगा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ देगा, दो ही तो पैटर्न ही है इसमें। डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए, ढूंढो डब्ल्यू ए, ये रहा डब्ल्यू ए 100, ठीक। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। ये है 185 इंटू 1.2 इंटू 58 डिवाइडेड बाई, यहां से आया है 2 इंटू हो गया 100, ठीक है बच्चों। कैसे सॉल्व करना है? तो भैया ये 2 को तो पहले इससे कैंसिल कर लो, ये 29 में चले गया, कोई टेंशन नहीं है, ओके। अब क्या करना है? तो अब ध्यान देंगे आप लोग, डाटा आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है, अलग अलग है। आप क्या कीजिए, इस 100 से ना इस 185 को कैंसिल कर दीजिए, सीधे सीधे 100 से 185 कैंसिल होगा, तो मैं साफ समझ पाऊंगा कि इसको 200 मान लो। भैया ऑप्शन रखी हुई है ना, उड़ाना है हम लोग को, तो ये 100 ये 200, 2 से कैंसिल हो गया मान लो अप्रॉक्स। अब ये 2 इंटू 1.2 कितना हो गया? 2.4, और उस 2.4 में आप 29 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2.4 से थोड़ा कम ही डाटा लेना ना, क्योंकि ये 2 तो था नहीं, तो फिर 29 2 या 58 होता है, और यहाँ पे 2 से थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे हो, तो 58 से बस थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, कौन सा आएगा? 64 ग्राम पर मोल। आंसर आ गया आपका। मॉलिक्यूलर मास कितना मिला उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का? दैट इज अराउंड 64 ग्राम पर मोल। तो ऐसे ऐसे सवाल तो पूछे जाएंगे, और आपको ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई के पेपर्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल यही पैटर्न रहता है। तो इसका प्रैक्टिस करो बच्चों, और मुझे लगता है कि अच्छी खासी प्रैक्टिस तो हमने कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले सेगमेंट को ना मैं काफी डिटेल में कराना चाहता हूँ विद न्यूमेरिकल्स, ताकि ना पकड़ आ जाए और ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर लगे आपको। नोट कर लीजिए।